हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कई बातों को जाना था, जैसे तीसरे एस्टेट के अंतर्गत किन परिस्थितियों में और किन कारणों से एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम मध्यम वर्ग था। आजादी और समानता के संबंध में किन विद्वानों ने अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए। और तीसरी बात जो हमने जानी थी वो थी विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा रचित पुस्तकों के नाम। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एस्टेट जनरल से, जो एक प्रकार की प्रतिनिधि सभा थी, क्योंकि इसको समझे बिना हम लोग कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति को समझ पाने में असमर्थ सिद्ध होंगे। यह एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों एस्टेट के अलग अलग प्रतिनिधि होते थे। इसकी बैठक कब होगी इस बात का निर्धारण सम्राट करते थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का इस एस्टेट जनरल की बैठक में प्रवेश वर्जित था। अब बात करते हैं कर के संबंध में निर्णय लेने के दरमियान किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था। आइए उसको समझें। प्राचीन राजतंत्र में सम्राट अपनी मर्जी से कर आरोपित नहीं करते थे। इसके लिए जरूरी था कि वो एस्टेट जनरल की बैठक बुलाते और उस बैठक में कर से संबंधित प्रस्ताव पर वो मंजूरी लेते। इस मंजूरी के बाद ही कर आरोपण की प्रक्रिया पूर्ण होती और आम जनता पर राज्य में कर आरोपित किए जाते थे। इसकी बैठक अंतिम बार 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। उसके बाद इसकी बैठक हुई नहीं थी। उसके बाद इसकी बैठक 1789 में होने वाली थी और वो बैठक कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक प्रमुख कारण बना। 5 मई 1789 को वर्साय के राजभवन में सम्राट ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एस्टेट से प्रतिनिधि इस बैठक में भेजे जाते थे। ठीक उसी प्रकार इस बार भी पहले और दूसरे एस्टेट्स ने क्रमशः 300 और 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठे थे। तीसरे एस्टेट ने अपने 600 प्रतिनिधियों को भेजा। ये 600 प्रतिनिधि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के बैठे हुए प्रतिनिधियों के पीछे खड़े थे। इनको वहीं जगह दी गई थी खड़े होने के लिए। एस्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अर्थात समझने का प्रयास कीजिएगा, 3 एस्टेट के प्रतिनिधि पहुंचते थे। हर एस्टेट का एक मत हुआ करता था। इस प्रकार 3 एस्टेट का 3 मत लिया जाता था। प्रथम एस्टेट का एक मत, द्वितीय एस्टेट का एक मत और तीसरे एस्टेट का एक मत। सम्राट भी इस नियम के पक्ष में थे, अर्थात वो किसी प्रकार की बदलाव के पक्ष में नहीं थे। लेकिन तीसरे एस्टेट के लोगों ने मांग रखी कि प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसके पीछे के लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम एस्टेट से 300 लोग, दूसरे एस्टेट से 300 लोग पहुंचे थे
और तीसरे एस्टेट से 600 लोग पहुंचे थे। पहला लॉजिक। दूसरी बात, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि प्रथम एस्टेट और दूसरे एस्टेट के लोगों को दो तरह के विशेषाधिकार दिए गए थे। पहला सामंती अधिकार, दूसरा कर लेने का अधिकार, और दूसरा वो सरकार को कर नहीं देते थे। ये दो कारण। तीसरी बात, अगर सारे कर का बोझ कहीं ना कहीं आम जनता पर था। अगर प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया जाता तो तीसरे एस्टेट के 600 लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आम जनता की मांगों को ज्यादा मत मिलने की उम्मीद थी। इसलिए तीसरे एस्टेट के लोगों ने मांग रखी कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। सम्राट के द्वारा इस मांग को ठुकराए जाने के बाद तीसरे एस्टेट के लोग बैठक को बीच में ही छोड़कर सभा से बाहर चले गए। यह एक प्रकार का उनका सम्राट के विरुद्ध विरोध था। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि देखा जाए तो राज्य का आधार कहीं ना कहीं आम जनता थी और सारी आम जनता तीसरे एस्टेट में आती थी। अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सेना में सहभागिता की बात हो, या और भी कुछ हो, राज्य की सुरक्षा की बात हो या राज्य की आर्थिक अवस्था की बात हो, तीसरे एस्टेट के लोगों का योगदान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। मान सकते हैं, हम लोग मानकर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य का संचालन मूलभूत रूप से तीसरे एस्टेट के द्वारा किया जा रहा था। और यही कारण था कि तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मानने लगे थे। खैर, तीसरे एस्टेट के द्वारा एस्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार किए जाने के बाद मिराबियो और आबे के नेतृत्व में 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और दो घोषणाएं कर दी। पहली घोषणा थी कि हम लोग मिलकर नेशनल असेंबली का निर्माण करेंगे। दूसरी घोषणा थी, यह असेंबली तब तक कार्यरत रहेगी जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाता। अगले अध्याय में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित अन्य मुद्दों पर जब हम लोग वीडियो बनाएं तो आप लोग तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।